इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो देखिए, अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें आपको चैप्टर 2 मिलेगा, क्योंकि जो पहले चैप्टर 1 था ना वो हटाया जा चुका है किताब में से। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी को हमने क्यों ऑप्ट किया हुआ है, दुनिया के ज्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को क्यों ऑप्ट किया हुआ है। तो ओवरव्यू में हमें यही बताया है कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी का आइडिया बिल्डअप हुआ है। किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, ये हमें कैसे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है ना, ये हम इतना पढ़ने की कोई हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है। आगे देखते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है। तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अभी तक मतलब आप अगर सोचें तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स मिलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी, है ना। तो भाई अगर ऐसा है तो हम लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, हम लोगों को डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करना चाहिए। बिफोर हम लोग आगे बढ़ें, पहले हम लोगों को देखना होगा कि ये क्या दे रखा है ना, एक कन्वर्सेशन दे रखा है। क्लास चल रही है, क्लास में टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं, और वो बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्ची है मैरी, वो कहती है मैम से कि मेरे को ये वाला जो डेमोक्रेसी वाला आइडिया है ना, ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया। पहले हम लोग डेमोक्रेसी पे मतलब टाइम डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, कि मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं। लॉजिकली तो हम लोगों को पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग देखना चाहिए, और मीनिंग देखने के बाद हम लोगों को फिर देखना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर जो लिंकडन मैडम है ना, वो कहती हैं कि हाँ चलो ठीक है, बट एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना, जैसे कि हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, पहले हम पेन की डेफिनेशन तो नहीं देखते हैं ना। पहले जब हम लोग उसको यूज करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि वो चीज एक्चुअली में है क्या। इसलिए हम लोग पहले डेमोक्रेसी को समझेंगे कि वो है क्या, और फिर उसका मीनिंग जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। फिर मैंने पूछती है तो फिर भाई हमें डेफिनेशंस की जरूरत ही क्यों होती है। तो मैडम जो लिंकडन मैम है वो ये बोलती हैं कि हम लोगों को डेफिनेशन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि कई बार हम लोगों को ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको बिना डेफिनेशन के समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बारिश, बारिश जो है उसको हम लोग कैसे क्लाउड बर्स्ट से, मतलब एकदम से बादल फट गया, या फिर बहुत ही हल्की ओस पड़ रही है ना, ओले पड़ रहे हैं, तो इन सब से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को सबको अलग अलग डेफिनेशन देनी पड़ती है। इसलिए जो है हम लोग को डेमोक्रेसी को भी समझने के लिए पहले हम उसको समझेंगे, फिर एक डिफाइन करेंगे उसको, ताकि हम उसको और बेटर वे में समझ पाए। हम लोग को क्लियर डेफिनेशन चाहिए ताकि हम लोग को पता लग सके कौन सी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का पर्पस क्या होता है। फिर एक और स्टूडेंट है रिबियांग, वो ये कहता है बट हम लोगों को किसी डेफिनेशन की, व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हम लोगों को डेफिनेशन पे काम करने की क्यों जरूरत है। हम लोग, हमारे पास तो डेफिनेशन ऑलरेडी है कि जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये आपको याद कर लेना है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये इब्राहिम लिंकन ने इस डेफिनेशन को दिया था डेमोक्रेसी की। तो ये बोलते हैं कि मेघालय में तो हम लोग इसी तरीके से, हमेशा से हमारे मेघालय राज्य में तो ऐसे ही रूल चलता आया है, तो क्या हम लोग को Why do we need to change it, हमें इसे क्यों बदलना चाहिए। तो मैम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग कि हमें इसे चेंज करना चाहिए, मुझे भी ये जो है डेफिनेशन है ना इब्राहिम लिंकन की, काफी ज्यादा अच्छी लगती है। फिर आगे बोलते हैं बट हम लोगों को नहीं पता है ना कि ये बेस्ट वे है, बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग। बट हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन होगी, जब तक हम उसके बारे में खुद ब खुद नहीं जानने लेंगे। हम लोगों को कोई भी चीज मतलब बिना जाने बिना समझे उसको ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, पहले हम उस चीज को समझना चाहिए, फिर उसके बाद ही हमें उस चीज को मानना चाहिए। फिर योलोंडा जो है वो भी एक स्टूडेंट है क्लास की, वो पूछती है मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। हम लोगों को किसी डेफिनेशन को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि जो ग्रीक है ना, ग्रीक एक लैंग्वेज है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसके बहुत सारे जो शब्द हैं वो ग्रीक से ही लिए गए हैं। तो ये बच्ची कहती है कि ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड डेमोक्रीता है, ठीक है, इसमें जो ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का जो है मतलब वो पीपल होता है ग्रीक में, और क्रातिया का मतलब होता है रूल। तो फिर सिंपल हम लोग को डेमोक्रेसी का मतलब पता लग गया, रूल बाय द
पीपल, लोगों के द्वारा किया हुआ रूल। तो मैम बोलती हैं कि काफ़ी हेल्पफुल वे है इस बारे में हमारे सोचने का, बट हम ये भी जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। वर्ड का हम लोग, जैसे कि जो वर्ड जहाँ से आया होता है हमेशा उस वर्ड का वही मतलब नहीं रह जाता। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर्स जब इन्वेंट हुए थे तो उस समय पर ये कैलकुलेटर्स की तरह यूज होते थे। बहुत ही टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, बट आज तो उसके लिए इस्तेमाल होता ही नहीं है लगभग इसका। आज तो हम लोग लिखने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, एप्स बनाने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए और मूवीज देखने के लिए, हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि जहां से आया कि रूल बाय द पीपल तो यही हमेशा इसका मतलब रहेगा, तो मतलब चेंज होते रहता है, इसलिए हम मतलब से भी नहीं जा सकते, हमें समझना ही पड़ेगा। फिर मैरी बोलती है मैम बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है टू आर थिंकिंग अबाउट मैटर आवरसेल्व्स, मतलब कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको किसी चीज के को अगर सच में जानना है तो उससे खुद ही सोचना पड़ेगा। तो मैम कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसी बेसिस पे ये जो हम लोगों ने 6 मिनट लिए हैं इसको, इनकी डिस्कशन को देख के, ये इस मतलब पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी पर ही बेस रहेगा अब हमारा, कि इसी से किस तरीके से हम लोग देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन, तो डिस्कशन हम लोग जैसे कर रहे थे कि काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग फॉर्म के, जो अलग अलग डेमोक्रेसीज होती हैं। जैसे कि एक सिंपल फैक्टर जो कि सारी की सारी डेमोक्रेसीज में कॉमन होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। अगर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जा रही है तो ये एक कॉमन फीचर है, यही एक फीचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनिशियली किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी होने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एक ऐसी मतलब सरकार होती है जिसको लोगों ने चुना होता है। ये सबसे यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमें डेमोक्रेसी को समझने के लिए। अब हम लोग को और भी देखना होगा, डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। बट अब हम लोग देखते हैं देश में कि वो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं, बट डेमोक्रेसी जैसा उनमें कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि आर्मी के जो रूलर्स हैं, म्यांमार में आर्मी का रूल चलता है, वो लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है, और जो आर्मी के लीडर होते हैं वही कंट्री को रूल करने लग जाते हैं। पीपल, लोगों के पास कोई भी से नहीं होता है डिसीजन में। जिस तरीके से डिक्टेटर्स हैं, पिनोकियो चाइल्ड एक देश है साउथ अमेरिका में, तो वहां पे पिनोकेट जो भी है, ये स्पेनिश लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज का नाम है। तो यहाँ के जो लीडर हैं वो, उनको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, और ये मोनार्कीज को भी अप्लाई करता है। मोनार्की होता है राजा वगैरह का रूल जो होता है ना, उसको हम मोनार्की कहते हैं। किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया में आज भी, सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो प्रिंस होते हैं और वहाँ के वो जो होते हैं ना राजा वगैरह का रूल चलता है वहाँ पे अभी भी। तो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द, वो इसलिए रूल नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों ने चुना है, बल्कि वो तो इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो एक फैमिली में उनका बर्थ हुआ है। तो दिस सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, सही नहीं है हम लोगों को बताने के लिए कि किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, या बस हमें ये बताता है कि डेमोक्रेसी लोगों का रूल होता है। बट अगर इस डेफिनेशन पे ही हम लोग डिपेंड कर जाएं और ज़्यादा कुछ ना सोचें तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी डेमोक्रेसी ही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन होल्ड करती है, मगर इलेक्शन किस तरीके से होते हैं उनके, वो तो अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, उसके थ्रू ही समझेंगे। तो कई बार इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग भी हो जाते हैं। हम चैप्टर 3 में इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि हर गवर्नमेंट जो है अपने कंटेम्पररी वर्ड का मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है, इस समय में हर दुनिया की हर एक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर कोई उसे डेमोक्रेसी बोले। बट ज़रूरी नहीं है कि हर देश जिसमें इलेक्शन होता हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती हो, वो सच में लोगों के द्वारा चुनी हुई हो। तो हम लोग कैसे केयरफुली डिस्टिंग्विश करेंगे अ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है और या एक गवर्नमेंट जो सिर्फ डेमोक्रेसी होने का दावा करती है। तो हम लोग कुछ फीचर्स इसके देखेंगे। अब आगे है यहाँ पे, ये देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी इज अ सिंपल
इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना, जो हमारे नेता होते हैं, वो लोग चुनते हैं. बट हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि ये जो रूलर्स हैं ये कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और कौन से ऑफिशियल्स हैं. मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी. किन ऑफिशियल्स को, किसको हमें इलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें अपने देश को डेमोक्रेसी कहना है. और ये इलेक्शंस क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, ये भी हमें जानना होगा. अब लोग कौन होते हैं जो कि इनको वोट देंगे. क्या हर एवरी सिटीजन के पास इक्वल राइट है वोट देने का डेमोक्रेसी में. और फाइनली कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमारे देश में बनेगी अगर हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं तो. और कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में क्या अगर हमने किसी नेता को चुन लिया तो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, और या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशंस में भी काम करना पड़ता है. ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे अब आगे चैप्टर में. तो हम लोग देखेंगे रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, पीपल कौन होते हैं, किस किस को वोट देने का हक होता है, और गवर्नमेंट किस तरीके की बनती है किसी भी डेमोक्रेसी में. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो अब हम पूरी दुनिया की इलेक्टेड लीडर्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं. अब देखेंगे पाकिस्तान में आपने हो सकता है परवेज मुशर्रफ का नाम सुना हो. तो पाकिस्तान के एक जनरल थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ. जनरल मतलब वो आर्मी के लीडर थे. उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया उन्होंने अक्टूबर 1999 में. इसी समय हमारे देश में कारगिल युद्ध हुआ था. कारगिल और मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कारगिल में, कश्मीर में. बहुत मौतें हुई थी हमारे देश में इस युद्ध के टाइम पर. तो 1999 में इन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया. मिलिट्री कूप को हम तख्ता पलट कहते हैं. मतलब जो डेमोक्रेटिकली, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसको आर्मी के हेड ने हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए. इन्होंने हटा दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. खुद को कह दिया कि ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं. बाद में इन्होंने खुद को क्या कह दिया, खुद को प्रेसिडेंट कह दिया. और 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया. रेफरेंडम होता है जिसमें ना लोगों से वोटिंग करवाई जाती है. हाँ या ना में लोगों को जवाब देना होता है कि मतलब इन्होंने वोटिंग करवाई कि आप चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, हाँ या ना. और फिर कहते हैं कि लोगों ने हाँ बोला तो 5 साल का एक्सटेंशन इनको मिल गया. मतलब 5 साल और ये रूल करेंगे. पाकिस्तान की मीडिया, गवर्नमेंट और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोगों के हक में जो बात करती हैं, और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, उन सब ने कहा कि रेफरेंडम जो था ना वो बिल्कुल ही मतलब फ्रॉड था, एकदम माल प्रैक्टिस मतलब गलत चीजें काफी हुई, जबरदस्ती लोगों से गलत से गलत वोट पड़वाए गए हैं ना, और पूरा फ्रॉड था. और अगस्त मतलब फिर भी मगर वो प्रेसिडेंट तो बन गए. फिर अगस्त 2002 में इन्होंने क्या किया, मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया. इसमें क्या किया इन्होंने, काफी सारे बदलाव ला दिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में. इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है. मतलब जैसे कि हमारे देश की जो लोकसभा राज्यसभा है ना, इसी तरीके की वहां पे जो इंस्टीट्यूशन है उसको डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है. और कैबिनेट जो है इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर. और जो कैबिनेट होती है हमारे देश में, जैसे कि मंत्रालय होते हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई. इस समय आप हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, है ना. तो वो हमारे देश की नेशनल कैबिनेट का हिस्सा होती है. तो ये प्रेसिडेंट ने ना, ये परवेज मुशर्रफ जो थे, इन्होंने जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड कैबिनेट थी, लीडर्स थे इस कैबिनेट में, उसको हटा दिया बिल्कुल. और फिर सारे के सारे मिलिट्री लीडर बिठा दिए. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से सारे के सारे मिलिट्री लीडर्स उसमें बिठा दिए. और फिर काफी सारे लॉज पास किए जिससे इलेक्शंस को वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. काफी सारे मतलब इलेक्शंस वगैरह हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में. पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर. मतलब इलेक्शंस तो हो रहे थे हर चीज के लिए, मगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे भाई उनके पास तो कोई पावर ही नहीं थी. सारी की सारी पावर किसके पास चली गई थी, आर्मी के पास चली गई थी. बट फाइनल पावर आर्मी के पास भी क्या थी, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे और परवेज मुशर्रफ, ठीक है, इनके पास सारी की सारी पावर्स थी. जबकि वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे बट सबको हटा दिया गया था. क्लियरली काफी सारे रीजंस थे कि पाकिस्तान जो है, जो मुशर्रफ के अंडर था, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रूलर था वो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, है ना. जो किए थे रूलर उनको हटा दिया गया था. लोगों ने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में वोट दिए थे, बट जो जिनको वोट दिया गया था, सिंपल सी बात है, उनको हटा दिया गया था. उनको कोई फाइनल डिसीजन लेने का हक नहीं था. फाइनल डिसीजन ये मुशर्रफ ही लेते थे.
दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। फॉर्मली उनकी मतलब पहले इलेक्टेड पार्लियामेंट थी पर उनको हटा दिया था, ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिर इससे हमें पता लगता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल इलेक्टेड, मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा पहला फीचर क्या हो गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये हो गई फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि फाइनल डिसीजन जो इंसान ले रहा है ना वो लोगों के द्वारा चुना मतलब होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस का इश्यू सब चल रहा है, तो हमारे फाइनल डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। तो मोदी जी सारे डिसीजंस लेते हैं, तो फाइनल डिसीजन हमारे देश में हम लोगों ने इलेक्ट किया है तो वो ले रहे हैं ना, तो हमारा देश डेमोक्रेसी है। तो हमारा देश देखिए पहले पॉइंट पे तो खरा उतर गया, है ना, कि जो फाइनल डिसीजन है वो हमारे रूलर ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब क्या जो इलेक्शन हो रहे हैं लोग अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं या उनसे जबरदस्ती वोट दिलवाए जा रहे हैं या फिर उनके पास वोट देने की कोई चॉइस ही नहीं है या फिर धांधलेबाजी हो रही है। दूसरा पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला पॉइंट था कि हम लोगों ने जिस नेता को चुना है वही नेता हमारे लिए डिसीजन ले, कोई आर्मी कोई राजा महाराजा नहीं, ठीक है। दूसरा है कि जो इलेक्शन है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। जैसे चाइना का केस दिया गया है कि चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, उनकी पार्लियामेंट बनती है, उनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस या फिर ये जो भी लिखा हुआ है चाइनीज में, तो आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद कर लिए, उसमें हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। इसके लगभग 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे के पूरे चाइना में से आते हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी में से भी आते हैं। और इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले कैंडिडेट्स को अप्रूवल चाहिए होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं। सोचिए अब सारे लोग बीजेपी के ही लड़ रहे हैं तो आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं हुई, बीजेपी वाले को वोट देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से चीजें चाइना में चलती हैं। ओनली दोज मेंबर्स जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं या फिर उनसे जुड़ी हुई 8 छोटी पार्टी जो मतलब एक तरह से उनकी ही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उनको ही इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई इलेक्शन हो रहा है ढंग से, कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। अब मेक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। मेक्सिको इंडिपेंडेंट हो गया था 1930 में और तब से हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ इलेक्शन नहीं होते, जैसे चाइना में भी हर 5 साल में होते हैं, बट लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। इसी तरीके से मेक्सिको में क्या है कि हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, मगर और वो कोई मिलिट्री डिक्टेटर का भी रूल नहीं चलता वहां पे। बट अंटिल 2000 तक हर इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीता, उसका नाम है पीपल्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो पीआरआई को हमें उल्टा याद करना है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सारे के सारे इलेक्शंस 1930 से लेकर के 2000 तक सारे के सारे इलेक्शंस एक ही पार्टी ने जीते। तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है। तो अपोजिशन पार्टीज को ना मतलब कंटेस्ट तो करने दिया जाता है इलेक्शन, मगर कभी भी वो जीत नहीं पाते। पीआरआई जो है ना वो काफी ज्यादा उल्टे सीधे काम करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या क्या करते हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन सबको पार्टी की पीआरआई पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। टीचर्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनसे कहा जाता है कि आप फोर्स करो बच्चों के पेरेंट्स को कि वो पीआरआई के लिए वोट करें। मीडिया जो है वो अपोजिशन पार्टीज जो हैं, मतलब पीआरआई के अलावा जो पार्टी है उनको इग्नोर करती है, उन पर ध्यान नहीं देती और सिर्फ उनके बारे में बुरा भला बोलती है। और कई बार जो पोलिंग बूथ्स है, मतलब जहाँ पे वोट देने जाते हैं ना, उनको लास्ट मिनट में बदल दिया जाता है उनकी लोकेशन को, ताकि कोई और पार्टी के, जैसे कि मान ले सपोज करिए ए और बी 2 मोहल्ले हैं, ए मोहल्ले में सबको पता है कि पीआरआई की अपोजिशन पार्टी को वोट मिलते होंगे, है ना। पीआरआई लोग, वो मोहल्ला पीआरआई को पसंद नहीं करता, तो वहां से वोट जो बूथ है ना वो शिफ्ट कर देंगे लास्ट मोमेंट पे, ताकि वो लोग वोट ही ना दे पाए, है ना। तो पीआरआई बहुत सारा पैसा लगाती है कैंपेन करने में कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, इस टाइप में, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये हमें बताता है ये एग्जांपल्स कि चाइना में जिस तरीके से इलेक्शंस जो है लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती है, रूलिंग पार्टी को ही देना है। इसी तरीके से जो मैक्सिको में भी जो नाम के लिए तो वहां पर डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअल में जो रूलिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टीज को कुछ करने ही नहीं देती है। इसलिए हम लोगों को समझ में आता है कि जो सेकंड फीचर है ना डेमोक्रेसी का, वो है होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन कर लो ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन जो है ना उसमें एक चॉइस होनी चाहिए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन जो हो रहे
हो रहे होते हैं ना, दैट मस्ट हैव अ चॉइस, ठीक है, बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स. सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. डेमोक्रेसी किस पे बेस होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. मतलब इस तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए कि लोग जिसको वोट देना चाहें उसी को वोट दें, नहीं कि जबरदस्ती किसी को वोट डलवा रहे हैं या उनके पास एक ही पार्टी को वोट देना है, कोई चॉइस ही नहीं है. तो वोट इस तरीके से होने चाहिए ताकि हर किसी के पास चॉइस हो, वो जिसको चूज करना चाहते हैं. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. हमारे देश में क्या है? इंडिया में भी ये वाली चीज है और इंडिया में ये वाली चीज भी काफी हद तक है. आप कह सकते हैं 90% तो है, 10% कई बार गड़बड़ी हो सकती है. बट 1 पर्सन 1 वोट 1 पावर, ये तो इंडिया में 100% है. 100% इन इंडिया. एक पर्सन का एक इंसान एक ही वोट देगा और उसका वैल्यू भी एक ही होगी. बट कई बार धांधलेबाजी हो जाती है तो एक इंसान ज्यादा दे देता है, वो सेकंड पॉइंट में आ जाता है ना कि थोड़ी घपलेबाजी हो रही है. 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर किसी को एक पर्टिकुलर एज के बाद, सपोज करिए 18, 21 जो भी उस देश ने रखी है उसके ऊपर कि हर एक इंसान को वोट देने का हक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, मनी, कास्ट, है ना, रिलीजन, कुछ भी हो, बट उसको वोट देने का हक है. तो इसमें हमें एग्जांपल दिया जाता है कि इक्वालिटी टू राइट टू वोट किस तरीके से मनाही करी गई है, डिनाई किया गया है लोगों को. तो जो सऊदी अरेबिया की विमेन है ना, जो विमेन इन सऊदी अरेबिया, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. एस्टोनिया में सिटीजनशिप जो है होता है ना, सिटीजनशिप होता है, नागरिकता आसानी से नहीं मिलती है. रशिया के जो लोग वहां पे रहते हैं, मतलब अब तो उन्हीं के ही हैं, बट रशियन माइनॉरिटी जो उनके इलाके में आती है उनको वो सिटीजनशिप नहीं देते. फिजी में भी इसी तरीके से कुछ है कि फिजी में जो इंडिया के लोग हैं, इंडियन फिजियन, मतलब काफी सालों पहले, 200-300 साल पहले वो लोग इंडिया से फिजी में गए थे काम वाम करने के लिए, वहीं पर रहते हैं, वहीं के सिटीजन है, बट उनको ढंग से वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है. तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आता है कि हर जगह इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू की बात नहीं होती है. हर एक इंसान के पास बिल्कुल बराबर राइट्स नहीं होते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू. तो डेमोक्रेसी में हर एक जो एडल्ट सिटीजन होता है, डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक ही वोट होता है और एक ही उस वोट की वैल्यू होती है. अब नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो जिम्बाब्वे में क्या होता है ना, जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली वाइट माइनॉरिटी से, जो गोरे लोग थे उनसे आज़ादी मिली जिम्बाब्वे को. जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, ठीक है. 1980 में उन्हें आज़ादी मिली और तब से कंट्री पे ZANU-PF नाम की एक पार्टी रूल कर रही है, जिनके रूलर हैं रॉबर्ट मुगाबे. और इलेक्शंस होते हैं, रेगुलरली होते हैं, और रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी पॉपुलर लीडर भी हैं, बट फिर भी वो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कई सालों में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं और अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को वो काम नहीं करने देते, उनकी मीटिंग्स में डिस्ट्रप्शन करते हैं, परेशान करते हैं उन्हें. पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता है, उसको इलीगल कर दिया जाता है. और प्रेसिडेंट को कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता. टेलीविजन और रेडियो जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और रूलिंग पार्टी का ही वर्जन दिखाती है कि रूलिंग पार्टी अच्छी है और ये वो. काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं, बट गवर्नमेंट हरास दोस्त, मतलब न्यूज़पेपर हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है. और गवर्नमेंट कोर्ट की बातों को भी इग्नोर कर देती है, और जो अगर जजेस कुछ कहते हैं ना उनके खिलाफ तो उनको भी हटा दिया जाता है ना. तो ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हम लोग को बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल और रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी. तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो पॉपुलर अप्रूवल मतलब लोग पसंद तो करते हैं, बट स्टिल पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. लोग पसंद करें फिर भी वो ऐसे काम कर सकती हैं जो देश के लिए और लोगों के लिए ठीक ना हो. ये बात हमें समझ में आ गई. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. पॉपुलर लीडर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी चलाएं, अपनी मर्जी से काम करें. अपनी चलाने वाली जगह तो फिर डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबकी बातें सुनी जाती हैं. बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, है ना. इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या चीजें हैं वो भी हमें देखनी पड़ती हैं. सफिशिएंट रूम होना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, कि मतलब आप अगर एक पार्टी जीत गई तो वो दूसरी पार्टी को परेशान ना करे, लोगों के हक ना छीने जाए, लोगों के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करी जाए, और लोग सोचने के लिए, काम करने के लिए फ्री हो, उनकी अपनी ओपिनियन बताने के लिए फ्री हो कि वो क्या चाहते हैं सब लोगों को, और उनको प्रोटेस्ट करने का भी हक होना चाहिए. हर किसी को की बात को बिल्कुल इक्वली रखा जाना चाहिए,
कानून के सामने। तो इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, यहाँ पे अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ होता है। तो इससे ऊपर जो है ना वो यही है कि सिमिलरली काफी सारी कंडीशन ऐसी आती हैं, अप्लाई टू द वे गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शंस की, मतलब इलेक्शन के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सब ऐसे ही नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे क्योंकि उसने इलेक्शन जीता है। उसको बेसिक रूल्स जो कि संविधान में लिखे हुए हैं, कंट्री में चलते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ऑफिस एवरी ऑफिस बियरर का मतलब जो ऑफिस में होता है, जो इलेक्शन जीता होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पालन करे, संविधान का पालन करे और अकाउंटेबल हो लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोगों के प्रति, जैसे कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके प्रति भी अकाउंटेबल हो। जैसे जो मुगाबे था उसने जुडिशरी को हटा दिया था, है ना। तो फोर्थ और फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स विद इन लिमिट, रूल्स विद इन लिमिट मतलब एक लिमिट में काम करती है, लिमिट के बाहर जाके कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करने लगती। और रूल्स कहाँ से पता लगते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और जो लोगों के हक होते हैं, लोगों के हक भी छीने नहीं जाते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका समरी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, समरी डेफिनेशन पूरा। अब इसके बाद हम लोग जो है वाई डेमोक्रेसी वाला पार्ट देखेंगे। अगर इसमें देखेंगे वाई डेमोक्रेसी वाला ना तो काफी बड़ा हो जाएगा। वाई डेमोक्रेसी वाला देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छे से हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाते होंगे ना ज्यादा लंबे वीडियो से, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बनाती हूँ। तो समरी डेफिनेशन में हमें यही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है ना उसको लोग इलेक्ट करते हैं। हम लोग ये डेफिनेशन हमें इतनी एडिक्वेट नहीं लगी, इसलिए हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स निकाले थे। तो ये 4 पॉइंट्स क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, मतलब हम लोगों ने वोट दे दिया, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर दिया, मगर जो अब डिसीजन लिया जाएगा ना उसी के द्वारा लिया जाएगा जिस रूलर को हमने इलेक्ट किया है। इलेक्शंस जो है हमें एक चॉइस देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि वो अपने रूलर्स को जो अभी है, मतलब एक तो हमने जिसको चूज किया है वो हमारे डिसीजन ले, बट अगर हमें अब उसके डिसीजन थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसको बदल दें। नेक्स्ट है चॉइस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के पास, मतलब अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से वोट दे दें। और तीसरा आता है गवर्नमेंट लिमिट्स में काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के सिटीजन्स के राइट को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको इससे पहले भी कुछ नहीं समझ आया है ना या फिर कुछ मजा नहीं आया तो अगर आप एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स के तो आते नहीं क्वेश्चंस, ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी तक जो पूरा पढ़ा है ना उसका जिस्ट है ये सारी की सारी लाइंस, ठीक है। अब हम वाई डेमोक्रेसी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी बुक, उसका चैप्टर 1। अगर आपके पास नई किताब है, पुरानी किताब में चैप्टर 2 होगा। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी क्यों और क्या। तो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी जो है ना वो पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है कि डेमोक्रेसी क्या है। अब डेमोक्रेसी क्यों है ये हम पार्ट 2 है हम उसमें देखेंगे। तो वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी भाई होनी क्यों चाहिए, अब हमें ये देखना है। तो वाई डेमोक्रेसी है ना। अब देखिए ये जो डिबेट है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो इसका ही पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो कुछ फायदा भी नहीं निकलना है और वीडियो लंबा हो जाना है। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम लोग दोनों देखेंगे कि हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, सबसे पहले तो कि भाई क्यों नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, फिर हम इन दोनों को मिला के देखेंगे कि भाई अच्छी ज्यादा है या बुरी ज्यादा है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो आर्ग्यूमेंट्स मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ आते हैं, ठीक है। तो पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो शॉर्ट में पहला पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी में देश इंस्टेबल हो जाता है हमारा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना बार बार इलेक्शंस होते हैं। आप देखिए इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मतलब पहले 5 साल पहले बीजेपी की थी, उससे 5 साल पहले किसकी थी,
कांग्रेस की थी, ठीक है, उससे 5 साल पहले भी कांग्रेस की थी, उससे 5 साल पहले बीजेपी की थी। तो क्या होता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, फिर हमारे लीडर्स, हमारे जो नेता हैं, अभी मोदी जी हैं, उनसे पहले मनमोहन सिंह थे, अब फिर शायद कोई और आ जाएंगे, तो लीडर्स चेंज होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ही करते रहते हैं, पार्टियां एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, और मतलब मोरालिटी नहीं बची, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है। तो पहला पॉइंट इंस्टेबिलिटी है और नो मोरालिटी। थर्ड पॉइंट आता है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। मतलब अगर आपको कोई एक लॉ पास कराना है, छोटे से छोटा, आपको इतने सारे, लोकसभा मीटिंग करो, राज्यसभा से मीटिंग करो, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन कराओ, लोकसभा में, बहुत तेज बोल दिया ना, धीरे बोलते हैं, लोकसभा में मीटिंग होती है, फिर राज्यसभा में होती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन चाहिए होते हैं, तब जाके कोई लॉ बनता है। उसके बाद भी अगर जुडिशरी को अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उस पर केस चलेगा। तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कोई भी डिसीजन लेने का। इसकी वजह से क्या होता है ना, काफी ज्यादा डिलेज होते हैं, काफी टाइम लग जाता है। अब इलेक्टेड लीडर्स, हमने जिसको इलेक्ट किया है, जरूरी नहीं है वो अच्छा ही होगा और वो हमारे लिए सही डिसीजन लेगा, तो बैड डिसीजन भी आ सकते हैं। और डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, आपको पता ही होगा देश में कितना ज्यादा करप्शन है ना। और इलेक्टोरल कंपटीशन, एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो पैसे बांटते हैं, उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, है ना। तो ये वाली भी इशू है डेमोक्रेसी में। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। लोगों को अकल नहीं होती, अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, जैसे कि इंस्टेबिलिटी, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, आपको ये याद करने हैं, ठीक है, लीड्स टू डिलेज, फिर बैड डिसीजंस, फिर करप्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, ठीक है। और क्या ये आर्ग्यूमेंट सारे के सारे अगेंस्ट में ही है डेमोक्रेसी के, बट सारे डेमोक्रेसी के सिर्फ अगेंस्ट में ही नहीं आते, इनको हम उल्टा करेंगे तो डेमोक्रेसी के फेवर में हो जाएंगे, जैसा हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है कि अगेंस्ट में ही हो। तो क्लियरली डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन तो नहीं, कोई जादू तो कर नहीं देती है कि भाई ऐसे डेमोक्रेसी ले आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा और सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सारे निकल जाएंगे। इसने पॉवर्टी को एंड नहीं किया है, गरीबी को, हमारा देश में कब से डेमोक्रेसी है, बट हमारे देश में गरीबी भी बहुत ज्यादा है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की फॉर्म में सिर्फ यही इंश्योर करती है कि लोग अपने डिसीजन खुद लें, दिस डिसीजन, और मगर इसकी गारंटी ये नहीं है कि वो डिसीजन सही होंगे। डेमोक्रेसी में लोग खुद डिसीजन लेते हैं, बट आपके क्या हमेशा सारे डिसीजन सही निकलते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। लोग गलतियां कर लेते हैं, और पीपल जो है ये डिसीजन लेते हैं, वो कई बार डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो जाता है ना। इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही बात है कि डेमोक्रेसी में काफी ज्यादा लीडरशिप में चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। और हमें आर्ग्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी मी सी नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये आइडियल नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, है ना। But it is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government? अब हमें ये नहीं है कि डेमोक्रेसी मतलब पिनाशिया है, मतलब एक होता है ना कि हर बीमारी का तोड़ या हर चीज को ठीक कर देने वाली चीज तो है नहीं डेमोक्रेसी। लोग डिसीजन ले रहे हैं, लोग गलत भी हो सकते हैं। अब तो क्या डेमोक्रेसी से कोई अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि मतलब डेमोक्रेसी छोड़ो और उसको फॉलो कर लो? तो देख लेते हैं भाई, हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो अब ये भी देख लेते हैं कि क्या हुआ था। अब चाइना का देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में कि भाई डेमोक्रेसी मस्त है एकदम, इसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। चाइना में फेमीन आई थी, फेमीन का मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी आई थी 1958 और 1961, लगभग 3 साल भुखमरी आई थी और लगभग 3 करोड़ लोग वहां के मर गए थे, ठीक है। अब कोरोना वायरस से मर रहे हैं, पूरी दुनिया को मार रहे हैं। तो चाइना जो में फेमीन आई थी 1958 में आई थी और 1961 तक रही थी, 3 करोड़ लोग मर गए थे। इस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी ना वो चाइना से खराब थी, मतलब चाइना अमीर था इंडिया से उस टाइम पर, बट फिर भी चाइना में इतने सारे लोग मरे। तो इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं, देश में क्या चल रहा है, पैसे से रिलेटेड वो चीजें देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि वहां पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। अगर डेमोक्रेसी होती तो सरकार खेती पर ध्यान देती, लोगों का पेट भरने पर ध्यान देती, है ना। अगर ये डेमोक्रेसी इंडिया में जब से हम लोग आजाद हुए हैं ना, भले मतलब खाने की शुरुआत में कमी रही थी, मगर हमारे देश में आजादी के बाद कभी भी इतनी बड़ी फेमाइन नहीं आई है। और हम लोगों ने खाने को मतलब फूड सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा काम किया और गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया फूड स्कैसिटी पे, मतलब फूड की कमी पर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं किया। पॉइंट आउट ये किया जा रहा है
कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी बहुत ज्यादा बड़ी फेमाइन नहीं आई है। अगर चाइना भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस करवाता, वहां पर भी एक अपोजिशन पार्टी होती और प्रेस फ्रीली बोल सकती गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहां पर इतने लोग शायद फेमिन से नहीं मरते। ये एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि डेमोक्रेसी इसलिए ही तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है कि अपोजिशन है, अपोजिशन गवर्नमेंट के डिसीजंस को लोगों को बताता है कि भाई ये गलतियां कर रहे हैं ये लोग, मीडिया भी बता देती है कि भाई ये सब गड़बड़े हो रही हैं। बट अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ना ही अपोजिशन पार्टी होती है और ना ही मीडिया होती है जिससे हम लोगों को चीजों के बारे में पता लगता है, और लोगों के पास भी अपनी बात बोलने का हक नहीं होता है अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी is better than any other form of government in responding to needs of people। लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए भी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड हो सकता है ना करे, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, जब मन करेगा तो कर देंगे। मगर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर्स को अटेंड करना पड़ता है लोगों की नीड्स को, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे इस वर्ड को कैच करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है लोगों को जवाब देना पड़ता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार के क्या डिसीजंस है, हर चीज का जवाब ना सरकार को देना पड़ता है लोगों को एक डेमोक्रेसी में। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक और रीजन भी है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है नॉन डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी बेटर है नॉन डेमोक्रेसी से क्योंकि कंसल्टेशन और डिसीजन पे होती है। मतलब बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, कई सारे लोगों से डिस्कशन होते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, भले डिले हो रहा है मगर डिसीजन जो लिए जाते हैं ना वो बहुत ही सही लिए जाते हैं, हड़बड़ी में इररिस्पॉन्सिबल खराब डिसीजन नहीं लिए जाते। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है ना, हमारे डीमेरिट में। मगर हमने मेरिट में क्या देखा कि डेमोक्रेसी मोर अकाउंटेबल है, लोगों को जवाबदेह है, जवाब देगी क्या करा है। फिर दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग में भले ही लेट हो मगर क्वालिटी होती है, हम लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं। और डेमोक्रेसी हमें एक मेथड भी प्रोवाइड करती है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोगों के अलग अलग धर्म के बीच में, जातियों के बीच में कोई दिक्कतें हैं तो डेमोक्रेसी हम लोगों को एक वे प्रोवाइड करती है जिससे हम लोग अपने दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को सुलझा ले। किसी भी सोसाइटी में लोगों को काफी ज्यादा अलग अलग ओपिनियन होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उनके डिफरेंस काफी अलग अलग हो सकते हैं। हमारे जैसा देश जिसमें बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, तो अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, धर्म अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोगों को जरूरत है कि ऐसा मेथड अप्लाई किया जाए जिससे लोगों के बीच लड़ाई कम से कम हो, कॉन्फ्लिक्ट आराम से सॉल्व हो पाए और सही तरीके से रिसेंटमेंट ना हो, अनहैप्पीनेस ना हो, डिफरेंट ग्रुप के जो लोग हैं वो सही से रह सके। तो डेमोक्रेसी एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। नो वन इज परमानेंट विनर, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। 5 साल में आपकी सरकार बदल सकती है, इसलिए आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट जो 3 है ये हमें बताते हैं। एक पहला आर्ग्यूमेंट क्या था कि अकाउंटेबल है, मतलब सरकार जवाबदेह है कि सरकार को, अगर पहला क्या था पॉइंट हमारा, अकाउंटेबल है कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है, फालतू के गलत डिसीजन नहीं ले सकती है, लोग पूछेंगे आपने क्या किया है। फिर क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लिए जाते हैं ना वो काफी अच्छे होते हैं। क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन होते हैं वो क्वालिटी होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन, मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको सॉल्व करने का ही रास्ता दिखाती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ पीपल। डिग्निटी ऑफ पीपल कैसे एनहांस करती है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, हम लोग जो चाहें वो बोल सकते हैं, हम लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हमें सरकार से प्रॉब्लम भी है तो वो भी हम बता सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। तो इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी ऑफ सिटीजन का मतलब है इज्जत देती है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। हम सब बराबर हैं संविधान के सामने, जो चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, मगर संविधान के सामने, हमारे कानून के सामने सब लोग बिल्कुल बराबर हैं। इसलिए इट प्रोवाइड्स डिग्निटी ऑल्सो, डिग्निटी इज्जत देती है सिटीजन्स को, ठीक है। फिर आता है फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। मतलब हम अपनी मिस्टेक्स को खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को चांस ये देती है।
है ना। तो यही है कि नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सारी की सारी चीजें अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने का ऑप्शन हमें नहीं देती है। मिस्टेक करेक्ट करना मतलब हमने मान लीजिए इस 5 साल हमने गलती कर दी, बट हमारे पास अगले 5 साल का ऑप्शन है, हम उनको हटा के फेंक सकते हैं, है ना। यही होती है डेमोक्रेसी, कैन करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, पब्लिक डिस्कशंस होते हैं और काफी ज्यादा और ये भी है कि जैसे कि हमने देखा कि डिसीजन जो होता है वो सबके डिस्कशंस के बाद लिया जाता है। बट आजकल क्या है, अगर हम लोग सम अप करें कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, मतलब हर कुछ सब कुछ नहीं दे सकती और सारी के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं है। बट बाकी क्लियरली हम देखें कि बाकी सबसे तो काफी सही है, हमें ऑफर करती है बेटर चांस कि हम लोग ज्यादा सही डिसीजन ले पाएं। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, लोगों के विशेस को रिस्पेक्ट करती है और अलाउ करती है सारे के सारे लोग आसानी से साथ में रह सकें। अगर बहुत सारी चीजों में फेल भी होती है बट अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर लेती है और ज्यादा लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करती है, इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब रिपीटेटिव है, वही हमने जो 4-5 पॉइंट देखे वही सब इसमें लिखे हुए हैं। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है, बड़ा मीनिंग क्या होता है, ये वाला चीज देखेंगे हम इसमें, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नहीं है इसमें, देख लेते हैं। फिर भी हमने इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखा कि डेमोक्रेसी क्या है और लिमिटेड में भी देखा और मतलब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश की है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है इस टाइम जो चल रही है ना आजकल, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आजकल जो चल रही है रिप्रेजेंटेटिव कैसे, इसका मतलब ये है कि हम लोग देश के हर नागरिक को तो नहीं बुला सकते हैं ना, कोई डिसीजन लेना है अगर हमें, जैसे कोविड-19 के लिए हमने क्या लगाना था, कर्फ्यू लगाना था पूरे देश में, जैसे कि 21 दिन का लगा, लॉकडाउन कह लीजिए, कर्फ्यू ना कहिए, लॉकडाउन लगा, तो कैबिनेट ने, नेताओं ने डिसीजन ले लिया, देश के हर इंसान से तो नहीं पूछा गया था। तो यही होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमने उन्हें चुना, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने हमारे बिहाफ पे डिसीजन लिया। तो मेजॉरिटी जो है, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, तो मेजॉरिटी ठीक है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती है, सिर्फ उनके जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनके थ्रू ही हम लोग रूल कर पाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग हैं कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हर कोई साथ में बैठे और डिसीजन ले है, और फिर कुछ लोग जो है डिसीजन लेने की उनमें ना ही स्किल्स होंगी ना ही उनका कोई मन होगा। तो इसलिए हम लोगों को पता लगता है कि मिनिमल अंडरस्टैंडिंग होती है डेमोक्रेसी में, कि हम लोगों ने वोट उनको दे दिया है, अब वो हम लोगों के लिए सही डिसीजन लेंगे। और दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। तो यही क्लैरिटी जो है ना कि भाई वो हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे, यही हमें पता लगता है क्योंकि हमने उन्हें चुना है, और यही अंतर है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में। मगर ये जो अंतर है ये डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में हम लोग को डिफ्रेंशिएट नहीं करके देता है। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब हम गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी हमें डेमोक्रेसी को अप्लाई करना ही नहीं सिखाता है। तो अब हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मेरी फैमिली डेमोक्रेटिक है, मतलब सब लोगों की रजामंदी से काम होते हैं, है ना, ये है। और आई डू नॉट लाइक टीचर्स, मेरे को वो टीचर पसंद नहीं है जो हमें क्वेश्चन नहीं पूछने देते क्लास में, हमें बोलने नहीं दे रहे, इसका मतलब क्लास डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, एक लीडर और उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स ही पार्टी में डिसीजन लेते रहे तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of the method of taking decision। तो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स थे इससे हमें क्या पता लगता है, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक देश में चल रही लोकतंत्र या फिर गवर्नमेंट ही नहीं है, डेमोक्रेसी तो हम अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल अप्लाइड टू एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी में सबकी रजामंदी ली जाती है, तो वही डेमोक्रेसी होता है। समटाइम्स ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है ना, हम लोग need to describe any existing government but to set up ideal standard that all the democracies must aim to become। मतलब हमेशा हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं अप्लाई करना चाहिए इसको, हमें इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए कि हर किसी को इसको एम करना चाहिए डेमोक्रेसी बनने के लिए। टू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कुछ लोग कहेंगे कि टू डेमोक्रेसी तभी होगी जब कोई अपने बेड पे भूखा ना जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हर सिटीजन जो है उसके पास डिसीजन मेकिंग के में इक्वल रोल होना चाहिए, हर सिटीजन के पास इक्वल राइट वोट, सिर्फ इक्वल वोटिंग राइट मिले वो जरूरी नहीं है बल्कि इक्वल इन्फॉर्मेशन भी मिले, हर किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है, हर किसी के पास पढ़ने का अधिकार होना चाहिए,
ठीक है, और बाकी रिसोर्सेज भी उसके पास होने चाहिए। अगर हम इनको ये जो आइडियाज हमने पहले पढ़े अभी इन सबको सीरियसली लें तो कोई भी कंट्री, मतलब कि सब कोई भूखा ना चाहे बैठ पे, हर किसी के डिसीजन मेकिंग में रोल हो, हर किसी के पास पूरी इंफॉर्मेशन हो देश के बारे में, हर किसी के पास सारे रिसोर्सेज हो, तो इस तरीके से तो कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। फिर भी डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को समझ में आती है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोगों को फ़ायदा करती है ताकि हम लोग जज कर सकें कि चीज़ों में एक्चुअल डेमोक्रेसी में ही क्या क्या वीकनेस है। ये हम लोगों को डिस्टिंग्विश करने में, भेद करने में हेल्प करती है मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी की। बिल्कुल बेसिक लेवल क्या है और एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि अच्छी तो बिल्कुल सब आइडल, सबके पास सब कुछ है, सबके पास पैसा है, सबके पास राइट्स हैं, सबके पास सब कुछ है ना, तो बस वही हो जाएगा कि बेस्ट गुड डेमोक्रेसी यही है। इस बुक में हम लोग, ये सब तो बेकार है, ये भी इतना कुछ नहीं है कि बुक में क्या हम लोग डील करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब हमें इसमें आगे बताते हैं कि काफी सारे वेज हो सकते हैं डिसीजन लेने के डेमोक्रेटिक मैनर में, एज लॉन्ग एज जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन है, मतलब हम लोग सबसे कंसल्ट करें और सबकी बातों को एक्सेप्ट करें और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडेज वर्ल्ड में हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही फॉलो करते हैं। हम इसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अगर कम्युनिटी काफी छोटी है और देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस, मतलब कम्युनिटी छोटी है, मतलब अगर बहुत ही कम लोग हैं तो डिसीजन सबकी मर्जी से लिया जा सकता है, और यही होता है हमारे गांव में ग्राम सभास में। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री, ये जो हमने पढ़ा इसका मतलब हमें ये भी समझ आ गया कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं। फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के वो दैट जब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो सिर्फ मिनिमम कंडीशंस है डेमोक्रेसी के लिए, मिनिमम कंडीशन की ये तो फुलफिल होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। हर डेमोक्रेसी को ट्राई करना चाहिए अपने आइडल्स को रियलाइज करने में, जो कभी अचीव नहीं हुए हैं उनको अचीव करना है। ये आपके क्वेश्चंस के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट स्टिल थोड़ा ही बचा है, देख लेते हैं। दिस कैन नॉट बी अचीव वंस फॉर एंड ऑल, दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो डेमोक्रेसी की आइडियल चीज है वो एक बार में नहीं अचीव की जा सकती है। हम लोगों को कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा डेमोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम सिटीजन्स की तरह क्या कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस ला सकते हैं हर कंट्री में, उसको थोड़ा और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट ऑन रूलर्स बट मेनली ऑन व्हाट वी आर सिटीजन्स डू। तो डेमोक्रेसी सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं बनाती है, बल्कि हम जो देश के नागरिक हैं हम क्या कर रहे हैं उससे हमारी डेमोक्रेसी बनती है। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, इस पर हमारी डेमोक्रेसी डिपेंड है भाई। तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारी फॉर्म्स जो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, इन सबसे अलग है, क्योंकि उसमें तो डिक्टेटर मोनार्की काम करता है मगर इसमें सब लोग मिलके काम करते हैं। अदर फॉर्म्स जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल, इसमें सिटीजन्स की कोई जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट ज्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देती हैं। मगर डेमोक्रेसी डिपेंड करती है लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे कि लोग कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसीलिए ही हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ी है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।